So we are starting with the case studies on general meeting. अब देखो, अब यहाँ पे क्या दिया है, इट सेज दैट PQR लिमिटेड, ये क्वेश्चन 2015 में आया है फॉर 4 मार्क्स. अब क्या दिया क्वेश्चन, सो PQR लिमिटेड इज़ एन अनलिस्टेड कंपनी एंड हैज़ 400 शेयर होल्डर इन ऑल. तो 400 शेयर होल्डर हैं. नाउ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी प्रपोज वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड. अच्छा, क्या अगर कंपनी में 400 शेयर होल्डर्स हैं तो क्या वहाँ पे ई वोटिंग कराना मैंडेटरी है? आंसर इज़ नो. ई वोटिंग मैंडेटरी कब होता है? जब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हो, इक्विटी शेयर लिस्टेड हो, या तो 1000 शेयर होल्डर्स होने चाहिए. नाउ चेयरमैन ऑफ द कंपनी रिजेक्टेड द शेयर होल्डर्स प्रपोजल, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एंड एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द शेयर होल्डर प्रपोजल बाय चेयरपर्सन. अब देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले नो फैक्ट ऑफ द केस, note the fact of the case, same what is being given in the question, that PQR Limited is an unlisted company and have 400 shareholder in all. Now the shareholder of the company propose voting by electronic mode. Now chairman of the company rejected the shareholders proposal. अब यहाँ पे applicable section या rules क्या बोलता है? Now it says that as per section 108 of Companies Act 13 read with rule 20 of Companies Management Administration Rules 2014, every company which has listed its equity shares on recognized stock exchange, मतलब वो हर एक कंपनी जिसका इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, एंड एवरी कंपनी हैविंग नॉट लेस देन 1000 मेंबर्स, मतलब मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? 1000 मेंबर. नाउ shall provide to its member facility to exercise their right to vote on resolution proposed to be considered at the general meeting by electronic means. तो यहाँ पे what is being said that they have to provide the facility to the members to vote by electronic means. अब यहाँ पे what is the conclusion being given? So in this case, in light of the aforesaid provision, since the company is having only 400 shareholder, कंपनी में सिर्फ 400 शेयर होल्डर्स हैं और लिस्टेड भी नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी है, तो यहाँ पे ई वोटिंग कराना मैंडेटरी नहीं है. सो 400 शेयर होल्डर दैट इज लेस देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर होल्डर, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू होल्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग. देयरफॉर चेयरमैन रिजेक्शन ऑफ शेयर होल्डर प्रपोजल टू अलाउ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इज वैलिड बिकॉज नंबर ऑफ शेयर होल्डर, ना तो कंपनी लिस्टेड है, ना नंबर ऑफ शेयर होल्डर 1000 और मोर हैं, तो ई वोटिंग कराना बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है. तो अगर चेयरमैन ने रिजेक्ट किया है तो रिजेक्शन इज वैलिड. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? इट सेज दैट BEF लिमिटेड, अ कंपनी लिस्टेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, फेल टू फाइल इट्स रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 13 विद रजिस्टर ऑफ कंपनीज मुंबई. अब देखो, जितने भी लिस्टेड कंपनी हैं उन सबको रिपोर्ट ऑन HM फाइल करना पड़ता है इन फॉर्म NGT 15 विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ AGM. अब यहाँ पे क्या लिखा है? द कंपनी फर्दर एब्सटेन फ्रॉम फाइलिंग द सेड रिपोर्ट फॉर अनदर 2 years, दैट इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 14 एंड 15 रेस्पेक्टिवली. मतलब कंपनी ने 3 साल तक ये रिपोर्ट फाइल ही नहीं किया. एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, स्टेट वेदर द डिफ़ॉल्ट कमिटेड बाय द कंपनी अमाउंट्स टू एन ऑफेंस. तो क्या यहाँ पे कंपनी ने जो डिफ़ॉल्ट किया है क्या ये ऑफेंस है? एंड इफ सो टू व्हाट एक्सटेंट इज़ पॉसिबल टू गेट द ऑफेंस कंपाउंडेड. मतलब यहाँ पे व्हाट वी नीड टू सी दैट क्या ये ऑफेंस कंपाउंडेबल ऑफेंस है, एंड क्या ये ऑफेंस डिफ़ॉल्ट कंपनी जो किया क्या वो ऑफेंस है या नहीं है. अब ये क्वेश्चन आया है 2015 में. सी दिस थिंग. सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केस, द फैक्ट ऑफ द केस बेसिकली 2 फैक्ट हैं कि कंपनी ने रिपोर्ट ऑन HM फाइल नहीं किया और फिर अगले 2 साल तक भी डिफ़ॉल्ट किया. यहाँ पे क्या लिखा है? BEF लिमिटेड कंपनी लिस्टेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फेल टू फाइल इट्स रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग फॉर द फाइनेंशियल एंडेड 31 मार्च 13 विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज मुंबई. नाउ द कंपनी फर्दर एब्सटेन फ्रॉम फाइलिंग द सेड रिपोर्ट फॉर अनदर 2 years, that is financial ended 31st March 14, 15 respectively. अब यहाँ पे now applicable section
रूल्स रेगुलेशन। अब देखो यहाँ पे सेक्शन 121 क्या बोलता है, नो इट सेज दैट हर एक लिस्टेड कंपनी को रिपोर्ट ऑन एजीएम फाइल करना पड़ेगा। सो एज पर सेक्शन 121 ऑफ कंपनी द 13, now every listed public company shall prepare a report on each AGM, including the confirmation to the effect that the meeting was convened, held and conducted as per the provision of this act and the rules made thereunder। तो हर एक लिस्टेड कंपनी को क्या करना पड़ेगा, नाउ रिपोर्ट ऑन AGM प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसमें ये कंफर्मेशन है दैट द मीटिंग वाज कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड, कि एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, सेम तरीके से हुई थी, सेम प्रोविजंस फॉलो किया गया है जो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है। फर्दर क्या लिखा है, द कंपनी शैल फाइल विद रजिस्टर ऑफ कंपनी अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट इन फॉर्म MGT 15 विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ AGM। मतलब कंपनी को ROC में फॉर्म फाइल करना पड़ेगा फॉर्म MGT 15 कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ AGM। और अगर कंपनी ऐसा नहीं करता है तो इसको एक तरह का डिफ़ॉल्ट माना जाएगा एंड टू अट्रैक्ट पेनल्टी। क्या पेनल्टी अट्रैक्ट होता है, सो द कंपनी फेल्स टू फाइल द रिपोर्ट नाउ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड, देन सच कंपनी शैल बी लायबल फॉर पेनल्टी ऑफ 1 लाख in case of continuing failure with further penalty of 500 rupees for every day after the first day during which the failure continues, subject to maximum of 5 lakh, and every officer or company who is in default shall be liable for penalty which shall not be less than 25,000 in case of continuing failure with further penalty of 500 rupees for every day after the first day of failure continues, subject to maximum 1 lakh। मतलब यहाँ पे कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट के ऊपर पेनल्टी आएगा। कंपनी कितना पेनल्टी आ रहा है, तो कंपनी शैल बी लायबल फॉर 1 लाख रुपए की पेनल्टी प्लस कंटिन्यूइंग फेलियर है तो 500 रुपीज़ फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच द डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 5 लाख रुपए तक। एंड एवरी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट पेनल्टी कितना आएगा, 25,000 प्लस एवरी डे ऑफ डिफ़ॉल्ट का 500 रुपीज़, मैक्सिमम पेनल्टी 1 लाख। नाउ व्हाट इज़ फर्दर बीइंग सेड, now what is further being said that as per section 441 of Companies Act 13, any offence punishable under Companies Act। अब ये चीज़ समझो, यहाँ पे पूछा है कि क्या ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है। वो हर एक ऑफेंस जिसमें इम्प्रिजनमेंट कंपल्सरी नहीं है वो सारे ऑफेंस कंपाउंडेबल हैं। तो क्या यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हो रही है, आंसर इज नो, सो देयरफॉर द ऑफेंस इज कंपाउंडेबल। क्या लिखा है, now what is being said that as per section 441 of Companies Act, any offence punishable under Companies Act 13 not being an offence punishable with imprisonment, तो ऐसा ऑफेंस जिसमें सिर्फ imprisonment, so not being an offence punishable with imprisonment only or punishment with imprisonment and also with fine may either before और आफ्टर द इंस्टीट्यूशनल प्रोसीडिंग बी कंपाउंडेड बाय ट्रिब्यूनल। तो उसकी कंपाउंडिंग कौन करेगा, NCLT करेगा। और अगर मैक्सिमम पेनल्टी उस ऑफेंस में 25 लाख रुपए तक है तो रीजनल डायरेक्टर कैन ऑल्सो डू द कंपाउंडिंग। तो यहाँ पे सो वेयर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन विच मे बी इम्पोज फॉर सच ऑफेंस डज नॉट एक्सीड 25 lakhs बाय रीजनल डायरेक्टर और ऑफिसर ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग विल बी डन बाय NCLT, लेकिन अगर मैक्सिमम पेनल्टी 25 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है देन बाय रीजनल डायरेक्टर। क्लियर, नाउ अब देखो तो यहाँ पे व्हाट इज द कंक्लूजन बीइंग सेड। अब कंक्लूजन क्या बोलता है, द कंक्लूजन सेज दैट इन केस ऑफ डिफॉल्ट, in this case the default committed by DEF Limited in filing of report on each annual general meeting in form MGT 15 with registrar within 30 days of conclusion of AGM amounts to offence and attract penalty under section 121। तो अगर यहाँ पे उन्होंने फॉर्म फाइल नहीं किया है तो ये डिफ़ॉल्ट है और ये पेनल्टी अट्रैक्ट होगा सेक्शन 121 में। लेकिन क्या यहाँ पे 121 में पेनल्टी में इम्प्रिजनमेंट कंपलसरी है, आंसर इज नो। तो अगर इम्प्रिजनमेंट कंपलसरी नहीं है तो ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है। हाउएवर
Now, however, the said offence is compoundable and not being an offence punishable with imprisonment only or punishable with imprisonment and also with fine, and therefore application for compounding may be submitted to the regional director or officer authorized by central government since the maximum amount of fine does not exceed 25 lakhs. तो यहाँ पे मैक्सिमम फाइन 25 lakhs को क्रॉस नहीं कर रहा है, इसलिए ये रीजनल डायरेक्टर से कंपाउंडिंग कर सकता है. डन. सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन हैव टू बी सॉल्व्ड. आप देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है. इट सेज दैट देयर आर 7 शेयर होल्डर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस एट चेन्नई. प्राइवेट कंपनी है, इसमें 7 शेयर होल्डर्स हैं जो चेन्नई में रजिस्टर्ड ऑफिस है. 6 शेयर होल्डर्स आर फ्रेंच नेशनल एंड बिलोंग टू द सेम फैमिली होल्डिंग एन एग्रीगेट ऑफ 95% ऑफ वोटिंग राइट. तो यहाँ पे 6 शेयर होल्डर जो फ्रेंच नेशनल हैं और उनकी होल्डिंग कितनी है 95%. नाउ दीज शेयर होल्डर्स आर अनएबल टू कम डाउन टू चेन्नई एंड विश टू होल्ड द कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग. तो ये लोग चेन्नई नहीं आ पा रहे हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि कंपनी की AGM पेरिस में हो जाए, एनुअल जनरल मीटिंग इन पेरिस. एडवाइज वेदर द मीटिंग कैन बी हेल्ड इन पेरिस. ये 2016 में क्वेश्चन आया 4 मार्क्स के लिए. क्वेश्चन ये है कि क्या AGM पेरिस में हो सकता है. अब इसे रखना AGM कहाँ पे होता है. So AGM need to be called, held and conducted. So AGM shall be held at registered office or within the same city, town or village where the registered office is situated. अब अगर unlisted company है so they can hold AGM at any place in India provided 100% members का consent मिल जाना चाहिए. लेकिन again any place in India. लेकिन यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी क्लास ऑफ कंपनी को एग्जाम्पशन प्रोवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या दिया है. So there are 7 shareholders in a private limited company having registered office in Chennai. Now 6 shareholders are French nationals and belong to the same family holding an aggregate of 95% of voting right. Now these shareholders are unable to come down to Chennai and wish to hold company AGM in Paris. So this is the fact of the case which is being given. Now अब यहाँ पे applicable section regulation rule क्या बोलता है. Now this is something which is being mentioned under section 96 subsection 2. तो 96 subsection 2 क्या बोलता है that every annual general meeting shall be called during business hours, that is between 9 AM to 6 PM on any day that is not national holiday. तो नेशनल हॉलीडे पे नहीं कर सकते, 9 AM to 6 PM के बीच में होना चाहिए. एंड शैल बी हेल्ड किस प्लेस पे हो सकता है एट द रजिस्टर ऑफ द कंपनी और एट सम अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज वेयर द रजिस्टर ऑफ कंपनी इज सिचुएटेड. तो इट कैन बी कंडक्टेड कहीं पे भी हो सकता है विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है. अभी अगर अनलिस्टेड कंपनी है एज आई सेड कि उसका AGM इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है प्रोवाइडेड 100% मेंबर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा. सो एनुअल जनरल मीटिंग, तो यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अनलिस्टेड कंपनी मे बी हेल्ड at any place in India if consent is given in writing or by electronic mode by all the members in advance. तो अगर members ने in advance अगर consent दिया है तो आप AGM इंडिया में कहीं पे भी कर सकते हो. Now the central government may exempt any company from the provision of this subsection subject to such condition as may impose. मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एग्जम्पशन प्रोवाइड कर सकता है. नाउ अब देखो
तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कि अगर 6 शेयर होल्डर फ्रेंच नेशनल हैं तो क्या एजीएम पेरिस में हो सकता है? आंसर इज नो, अनलेस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा. सो इन द गिवन केस, the AGM of the company shall be held in Chennai, where the registered office of the company is situated, or may be held at any place in India if consent is given in writing or by electronic mode or by the members in advance. However, the meeting may be held in Paris subject to the exemption granted from central government. तो पेरिस में कब कर सकते हैं? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया है तो. डन. दिस इज हाउ. तो यहाँ पे क्या एजीएम पेरिस में हो सकता है? इन प्रिंसिपली नो, अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट से एग्जम्पशन मिल गया है, अप्रूवल ले लिया है तो कर सकते हैं, अदरवाइज नो. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है. नाउ दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन 2016 फॉर 4 मार्क्स. क्या बोल रहे हैं? एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ सोया लिमिटेड अ मैटर वॉज टू बी ट्रांसलेटेड बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. तो यहाँ पे सोया लिमिटेड का एजीएम था जहाँ पे एक स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए मैटर को ट्रांसलेट करना था. हाँ, आउट ऑफ 40 मेंबर्स प्रेजेंट, 20 voted in favor of resolution, 5 voted against it and 5 were found invalid. अब देखो यहाँ पे now total 40 in favor, 20 against, now against 5 and invalid 5. Now the remaining 10 members abstained from voting. Abstained from voting 10. Now the chairman of the meeting declared the resolution as passed. अच्छा, चेयरमैन ने क्या बोला? रिजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया. अब देखो, नाउ व्हाट इज बीइंग सेड दैट फॉर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन वोट इन फेवर. अच्छा, वोट इन फेवर कितना होना चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए? तो वोट इन फेवर शुड बी एटलीस्ट 3 times of vote in against. Should be more than equal to 3 times of vote in against. अब वोट इन फेवर कितना है? सो वोट इन फेवर है 20 एंड 3 times ऑफ वोट इन अगेंस्ट है 15, मतलब मोर देन दैट है. सो देयरफॉर स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड. अब देखो तो चेयरमैन का जो डिसीजन है वो वैलिड है. अब यहाँ पे क्या दिया है? नाउ एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ सोया लिमिटेड अ मैटर वॉज टू बी ट्रांसलेटेड बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. Now out of 40 members present, 20 voted in favor, 5 voted against and 5 were found invalid. The remaining 10 members abstained from voting. क्या देखना कि for passing special resolution, vote in favor should be more than equal to 3 times of vote in against. अब अगर vote in against है तो ऐसे केस में what is required that only valid vote have to be considered. So the chairman of the meeting declared the resolution as passed. अब देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कि क्या चेयरमैन का कंटेंशन वैलिड है? आंसर इज यस. तो चेयरमैन कंटेंशन इज वैलिड बिकॉज द स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड. यहाँ पे क्या लिखा है? दैट एज पर सेक्शन 114 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट अ रेजोल्यूशन शैल बी स्पेशल रेजोल्यूशन व्हेन.
तो एक रिजोल्यूशन स्पेशल कब माना जाएगा? नाउ फर्स्ट, द इंटेंशन टू प्रपोज द रिजोल्यूशन एज स्पेशल रिजोल्यूशन हैज़ बीन ड्यूली स्पेसिफाइड इन द नोटिस। तो नोटिस में क्लियरली लिखा होना चाहिए दैट द रिजोल्यूशन इज स्पेशल रिजोल्यूशन, calling the general meeting and other intimation given to the members of the resolution. Second, a notice required under this act has been duly given. तो यहाँ पे नोटिस होना चाहिए और द नोटिस रिक्वायर्ड हैज़ बीन ड्यूली गिवन। तो नोटिस में क्लियरली लिखा होना चाहिए दैट द रिजोल्यूशन इज स्पेशल रिजोल्यूशन। थर्ड, द वोट कास्ट इन फेवर ऑफ रिजोल्यूशन। तो जो वोट कास्ट किया है इन फेवर ऑफ रिजोल्यूशन वो एटलीस्ट 3 टाइम्स होना चाहिए vote against resolution, whether on show of hand or electronically or on poll, as the case may be, by members who being entitled to do vote in person or by proxy or by postal ballot are required to be not less than 3 times the number of vote if any cast against the resolution by members so entitled to vote। मतलब जो vote in favor है वो कितना होना चाहिए? Now vote in favor should be at least 3 times of vote in against. Now तो यहाँ पे what is being said that क्या vote in favor is 3 times of vote in against है? Answer is yes. तो अगर ये है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास माना जाएगा। क्लियर? अब देखो तो यहाँ पे so in the given case, now in the given case of Soya Limited, the vote cast in favor of special resolution is 20 in number, being more than 3 times of vote cast by against. That is if other condition of 114 are satisfied, the decision of chairman is in order. अच्छा, यहाँ पे other condition क्या है? other condition है कि नोटिस में ये क्लियरली लिखा होना चाहिए दैट द रिजोल्यूशन इज स्पेशल रिजोल्यूशन। अगर नोटिस में ऐसा क्लियरली लिखा है तो फिर जो चेयरमैन ने जो डिसीजन दिया है दैट द स्पेशल रिजोल्यूशन बीइंग पास विल कंसिडर टू बी वैलिड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इनोवेटिव Engineering Limited has 2505 members as on the date of company's extraordinary general meeting. The executive director Mr. Avinash has asked you, the secretary of the company, whether what is the required quorum for the meeting. तो जानना चाहते हैं कि भाई कितनी quorum चाहिए। पब्लिक कंपनी है, 2500 मेंबर्स हैं, तो व्हाट इज द quorum रिक्वायरमेंट? quorum क्या बोलता है कि अगर 1000 मेंबर्स तक हैं तो 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, अगर 1000 से 5000 मेंबर्स हैं तो 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, और अगर 5000 मेंबर्स से ज़्यादा है तो 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। यहाँ पे कितने मेंबर हैं? 2505 मेंबर, तो 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। यहाँ पे क्या लिखा है? नाउ रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, इन्फॉर्म द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर अविनाश द कोरम दैट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर होल्डिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। स्टेट वेदर द रिक्वायर्ड कोरम मस्ट बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। अच्छा, क्या कोरम सिर्फ मीटिंग के स्टार्ट में प्रेजेंट होना चाहिए या थ्रू आउट द मीटिंग प्रेजेंट होना चाहिए? तो इट शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। डन। अब देखो तो यहाँ पे एप्लीकेबल सेक्शन क्या बोल रहा है? नाउ सेक्शन 103 ऑफ कंपनीज एक्ट, अनलेस द आर्टिकल कंपनी प्रोवाइड फॉर लार्जर नंबर। तो अगर आर्टिकल्स में दे हैव स्पेसिफाइड द लार्जर नंबर तो फिर लार्जर नंबर एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो इन पब्लिक कंपनी में क्या कोरम होगा? नाउ 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट if the number of members as on the date of meeting is not more than 1000. Second, 15 members personally present if the number of members as on the date of meeting is more than 1000 but up to 5000, and 30 members personally present
if the number of members as on the date of meeting exceed 5,000. And private company में 2 members personally present shall be the quorum for the meeting of the company. यहाँ पे private company में 2 members personally present and public company में 5 members personally present. अगर number of member 1000 रखें, 15 members personally present, 30 members personally present. Secondly, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ये भी बोलता है, SS2 ये भी बोलता है दैट कोरम सिर्फ मीटिंग के स्टार्ट में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, मोटर कोरम शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग. तो यहाँ पे एज पर पैरा 3(1) ऑफ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 नाउ रिक्वायर्स दैट कोरम शैल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग. नाउ कोरम शैल बी प्रेजेंट नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग बट ऑल्सो वाइल ट्रांजेक्टिंग द बिजनेस. Quorum shall be present throughout the meeting. Now, so what is being said? यहाँ पे conclusion क्या बोलता है? Now conclusion basically says that इस केस में अगर 2505 members हैं तो 15 members personally present shall be the quorum. तो इसमें in the given case Innovative Engineering Limited has 2505 members as on the date of its extraordinary general meeting. Hence, the required number of quorum, if the article do not provide for larger number, will be 15 members personally present. तो articles में larger number नहीं बोला है, तो 15 members personally present shall be the quorum for the meeting. And the company secretary shall inform the executive director, Mr. Avinash accordingly. Also, the required quorum must be present throughout the meeting. तो जो quorum है उसको throughout the meeting present होना जरूरी है. Clear? So this is how this question have to be solved, which talks about the quorum requirement. Next पेज चलते हैं. अब देखिए, अब next question क्या बोल रहा है? Now it says that Shaky Commodities Private Limited could not hold its 10th annual general meeting for the year 2016 by 30 September 16. अब एक चीज़ समझो, अगर कंपनी ने AGM होल्ड नहीं किया तो ये डिफ़ॉल्ट है एंड टू अट्रैक्ट पेनल्टी. लेकिन अगर कंपनी ने ड्यू डेट के बाद AGM होल्ड किया तो पेनल्टी आएगा, बट द AGM एंड द रिजोल्यूशन पास देयर इन शैल रिमेन्स टू बी वैलिड. तो यहाँ पे क्या लिखा है? द कंपनी सॉट एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग from the registrar of companies but failed to hold the AGM within the extended time too. कंपनी ने ROC से एक्सटेंशन लिया, मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना मिलता है? 3 months का. अब एक्सटेंशन लेने के बाद भी कंपनी AGM एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में भी नहीं कर पाया. Now instead it held the meeting on 31st March 17 and passed resolution thereat. तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया? 31st March 17 को मीटिंग होल्ड किया, रिजोल्यूशन पास किया. सर्टेन शेयर होल्डर हैव चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ दीज रिजोल्यूशन. तो कुछ शेयर होल्डर ने बोला कि भाई ये रिजोल्यूशन तो वैलिड नहीं है क्योंकि AGM ड्यू डेट में नहीं हुआ. रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, एग्जामिन वेदर द कंटेंशन ऑफ द शेयर होल्डर्स शैल बी टेनेबल. क्या शेयर होल्डर कंटेंशन टेनेबल है? आंसर इज नो. क्योंकि अगर AGM ड्यू डेट पे नहीं भी हुआ है, ड्यू डेट के बाद हुआ है, तो विल अट्रैक्ट पेनल्टी, बट जो रिजोल्यूशन पास किया गया है इट रिमेन्स टू बी वैलिड एंड एनफोर्सेबल. यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस क्या बोल रहे हैं? द शेकी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड कुड नॉट होल्ड इट्स 10th AGM फॉर द ईयर 16 by 30 September. अब द कंपनी sought extension of time for holding AGM from registrar of companies but failed to hold the meeting within the extended time too. Now instead it hold the meeting on 31st March 17 and passed resolution thereat. Now certain shareholder have challenged the validity of this resolution. कुछ shareholder ने इस resolution की validity को challenge कर दिया. अब देखो, अब यहाँ section 99 क्या बोलता है? और section 99 says कि अगर कंपनी ने within the time AGM होल्ड नहीं किया है तो to attract penalty upon company and officer in default. इसके अलावा 97 क्या बोलता है कि अगर कोई भी मेंबर जाके NCLT को एप्लीकेशन करेगा तो NCLT कंपनी को डायरेक्शन देगा कि आपको AGM होल्ड करना पड़ेगा एंड NCLT विल गिव ऑल नेसेसरी डायरेक्शन फॉर होल्डिंग AGM इंक्लूडिंग
रिक्वायरमेंट फॉर कोरम, तो इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट फॉर कोरम एंड एनसीईआरटी में से कि अगर एक मेंबर भी प्रेजेंट है तो कोरम माना जाएगा। क्या लिखा है? सेक्शन 99 ऑफ कंपनीज एक्ट provides that if any default is made in holding the meeting of the company in accordance with section 96, that is annual general meeting, or section 97 part of NCLT to call AGM, or section 98 power of tribunal to call meeting of members etc., or in compliance with any direction of the tribunal, the company and every officer of the company who is in default, तो company and officer in default जो भी हैं उनके ऊपर पेनल्टी आएगी, shall be punishable with fine which may be extended to 1 lakh, and in case of continuing default with further fine which may extend to 5,000 for every day during which the default continues. Now अब देखो, अब सेक्शन 97 क्या बोल रहे हैं? नाउ सेक्शन 97 of the Companies Act provides that if any default is made in holding annual general meeting of the company, तो अगर कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है इन होल्डिंग AGM अंडर सेक्शन 96, the tribunal may, notwithstanding anything contained in this act or the article of the company, on the application of any member of the company, तो यहाँ पर अगर कोई मेंबर ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन करता है तो ट्रिब्यूनल कंपनी को डायरेक्शन दे सकता है विद रिस्पेक्ट टू होल्डिंग द मीटिंग। नाउ call or direct the calling of AGM of the company and give such ancillary and consequential direction at tribunal thinks expedient, तो ट्रिब्यूनल को जो भी appropriate direction देना है with respect to holding AGM, that tribunal can always provide. Now such direction may include a direction that one member of the company present in person or by proxy shall deem to be, यहाँ पे present in person or by proxy, now that person can be considered as a quorum. अब देखो, तो यहाँ पे इंटरनल मॉरिसन एंड कंपनी लिमिटेड versus Hungerford Investment Trust, the court held that the meeting held once the meeting, that is AGM, held beyond the time cannot said to be void or illegal if the central government or tribunal does not extend the date of holding AGM. मतलब ना इस केस में भी यही बोला गया कि अगर AGM ड्यू डेट पे नहीं होता है तो इसका मतलब नहीं है, मतलब ड्यू डेट के बाद होता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो AGM हुआ है वो इनवैलिड और वॉइड हो गया। नाउ सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन बीइंग ड्रॉन? तो कंक्लूजन ये है कि जो अगर AGM ड्यू डेट के बाद हुआ है तो इट विल अट्रैक्ट पेनल्टी, बट दैट डज नॉट मीन कि जो रिजोल्यूशन पास हुआ है वो वॉइड हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है? इन दिस केस द रिजोल्यूशन पास एट द मीटिंग हेल्ड ऑन 31 March 17 इज वैलिड enforceable. The director shall however be liable to penalties in accordance with the provisions of section 99 as to the contention of the shareholder shall not be tenable. तो जो शेयर होल्डर का कंटेंशन है वो वैलिड नहीं है। Now so this is how this question have to be solved. Remember AGM ड्यू डेट के बाद हुआ तो डायरेक्टर पे पेनल्टी आएगा, लेकिन डिसीजन जो लिया गया है इट रिमेन्स टू बी वैलिड एंड एनफोर्सेबल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ अब यहाँ पे क्या दिया है? नाउ द कंपनी हैज़ 120 मेंबर्स, कंपनी में 120 मेंबर है। नाउ इट्स सेंड नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग टू ऑल ऑफ देम, सबको नोटिस भेजा गया है। Now 20 member did not attend the meeting, तो 20 तो आए नहीं। Out of 100 members who was present, 20 member abstained from voting. अब देखो
तो टोटल मेंबर 120, एब्सेंट 20, प्रेजेंट या अटेंडेड दैट इज 100. अब abstain from voting or abstain from voting is 20. तो यहाँ पे advise the company how many members out of remaining who are present, not 20 member abstain from voting. अब advise the company how many members should vote in favor of resolution if it is to pass a special resolution. यहाँ पे members voted कितने हो गए is 80. ओके अब देखो, तो इसका मतलब मान लेते हैं वोट इन फेवर, लेट वोट इन फेवर इज x, देन वोट अगेंस्ट कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल वोट जो हुए वो 80 वोट्स हैं. तो वोट इन फेवर अगर x है तो वोट अगेंस्ट कितने हो जाएंगे 80 माइनस एक्स. अब रूल क्या बोलता है दैट वोट इन फेवर नाउ फॉर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, यहाँ पे फॉर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन vote in favor should be more than equal to 3 times of vote in against. अब देखो, तो यहाँ पे vote in favor कितना है, तो x should be more than equal to 3 times of vote in against. तो x should be more than equal to 3 times of 80 minus x. कितना हो गया, x should be more than equal to minus 3x. तो 4x should be more than equal to 240. So therefore x should be more than equal to 60. तो अपने को कितने वोट मिलने चाहिए फॉर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. So therefore for passing special resolution, now how many vote need to be have, therefore for passing special resolution votes in favor need to be 60 minimum. अब देखो, अब यहाँ पे क्या दिया है, now fact of the case applicable section. now fact of the case क्या बोल रहा है, a company has 120 members. now it sent notice of general meeting to all of them. now 20 member did not attend the meeting. now out of remaining 100 members who was present, 20 member abstained from voting. अब देखो, now as per section 114(2) of Companies Act, a resolution shall be special resolution when, special resolution कब माना जाएगा, first notice for passing special resolution, now that need to be given, so that need to be given to all the members, and notice में clearly लिखा होना चाहिए that the resolution need to be special resolution. यहाँ पे क्या लिखा है, the intention to propose the resolution special resolution has been duly specified in the notice calling the general meeting or other intimation given to the members of resolution. Second, the notice required under this act has been duly given. And third, the vote cast in favor of resolution, whether by show of hand or electronically or poll by member who shall be entitled to do so, vote in person or by proxy or by postal ballot, are required to be not less than 3 times the number of vote, if any, cast against the resolution by members so entitled and voting. तो यहाँ पे सो जो वोट इन फेवर है, इट शुड बी
more than equal to 3 times of voting against. Now, so what is being said that the intention that the company want to pass special resolution, ये दिया होना चाहिए नोटिस में, नोटिस सारे मेंबर्स को गिवन होना चाहिए, एंड वोट इन फेवर शुड बी मोर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वोटिंग अगेंस्ट. तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन आया? So what is being said that in this case 100 members are present, out of which 20 members abstained from voting, 80 members voted. तो 80 में से 3/4 निकाला तो 60 आ गया, तो 3/4 of 80 is 60. Hence 60 members should vote in favor of resolution if it is to be passed as special resolution, which is 3 times the number of vote casted against the resolution. तो अगर number of vote casted against the resolution है, then it should be minimum of there should be minimum of 60 votes. Clear? So this is how the calculation have to be done. Next question में चलते हैं. क्या लिखा है? The minutes of 24th AGM of Polybank Limited are to be signed by the chairman. However, the chairman of Polybank Limited met with an accident 2 days after the AGM was held. अच्छा, चेयरमैन को नोटिस मिनट साइन करना है, लेकिन चेयरमैन का एक्सीडेंट हो गया. नाउ मिनट्स और AGM आर देयरफॉर पेंडिंग फॉर सिग्नेचर. एडवाइज द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ पॉलीबैंक लिमिटेड अबाउट द प्रोसीजर फॉर साइनिंग ऑफ मिनट्स इन सच केस एज इफ द चेयरमैन हैज़ बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ साइनिंग. अब देखो, अगर चेयरमैन परमानेंटली इनकैपेबल हो जाता है साइनिंग के लिए, तो वहाँ पे कोई और डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज बाय द बोर्ड साइन कर सकता है. Now, will your answer be different if chairman suffer only minor injury and get back to office in week? अब देखो, मिनट्स कितने दिन में साइन करना होता है? 30 डेज़ के अंदर. तो अगर 30 डेज़ में मिनट्स साइन हो गया तो 30 डेज़ में मिनट साइन करना है. अब अगर चेयरमैन एक हफ्ते में वापस आ जाता है, देन द मिनट्स कैन बी साइन बाय द चेयरमैन. और अगर चेयरमैन परमानेंटली डिसकैपेबल हो गया, इनकैपेबल हो गया, then any other director can sign the minutes with the permission of the board. So in this case, अब देखो, तो यहाँ पे थोड़े फैक्ट ऑफ द केस. नाउ फैक्ट ऑफ द केस में क्या दिया है? नाउ इट सेज दैट द मिनट्स ऑफ 24th AGM Polybank was signed by the chairman are to be signed by chairman. क्वेश्चन से ही अपने को फैक्ट ऑफ द केस मिल जाएगा. However, the chairman of Polybank Limited met with the accident 2 days after AGM. Now minutes of AGM are therefore pending for signature. अब यहाँ पे now minutes के प्रोविजन क्या है? Now minutes के प्रोविजन being given under section 118. अब यहाँ पे क्या बोला है? It says that as per section 118 of company the 13 read with rule 25 of company's management administration rules 14 and SS2 that is secretary general meeting. तो यहाँ पे जो मिनट्स के प्रोविज़न हैं वो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड से भी आते हैं, रूल 25 से भी आते हैं, एंड सेक्शन 118. ये 3 सोर्स हैं सेक्रेटरी स्टैंडर्ड के मिनट्स के प्रोविज़न के लिए. यहाँ पे क्या लिखा है? दैट एवरी कंपनी शैल कॉज मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ एवरी जनरल मीटिंग टू बी प्रिपेयर्ड एंड साइन एज मे प्रिस्क्राइब अंडर द लॉ. तो इसका मतलब हर एक मीटिंग का, हर एक जनरल मीटिंग का मिनट्स बनाया जाएगा एंड दैट नीड टू बी साइंड. तो क्वेश्चन आता है कि मिनट्स कितने दिन में बनाया जाएगा? So minutes shall be recorded in books maintained for that purpose. The pages of the minutes book shall be consecutively numbered. Now this shall be followed irrespective of the break in the books arising out of the periodical binding in case the minutes are maintained in physical form. अब यहाँ पे ये जो पार्ट है ये आप आंसर में कवर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा. यहाँ पे the pages of the minutes book shall be consecutively numbered. तो यहाँ पे so every company shall cause minutes to be prepared and signed. अब यहाँ पे minutes of the proceeding of each meeting shall be entered in the books maintained for that purpose along with the date of such entry within 30 days from the conclusion of the meeting. Now minutes को मिनट्स में एंटर किया जाए कितने दिन के अंदर? 30 डेज़ के अंदर. अब सिग्नेचर का पार्ट क्या बोलता है? नॉट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. तो अगर आपने ऊपर का पार्ट कवर किया है अच्छी बात है,
नहीं कवर किया है चलेगा। ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, दैट ईच पेज ऑफ एवरी सच बुक शैल बी इनिशियल और साइन एंड लास्ट पेज ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ ईच मीटिंग और ईच रिपोर्ट शैल बी डेटेड एंड साइंड बाय। मतलब मिनट्स का हर एक पेज इनिशियल होगा एंड लास्ट पेज साइन होगा। कौन साइन करेगा? फर्स्ट, in case of minutes of proceeding of the meeting of the board of director or of committee thereof by the chairman of said meeting or by the chairman of next meeting। तो अगर मिनट्स बोर्ड का है या कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का मिनट्स है तो इसको कौन साइन करेगा? बाय द चेयरमैन ऑफ सेड मीटिंग, जो उस मीटिंग का चेयरमैन था, या तो बाय द चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग। नाउ व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड? Now what is further being said that in case of the minutes of proceeding of general meeting, अगर जनरल मीटिंग के मिनट्स हैं by the chairman of the same meeting within the aforesaid period of 30 days, तो यहाँ पे अगर जनरल मीटिंग का मिनट्स है तो इसको कौन साइन करेगा? चेयरमैन साइन करेगा। उसी मीटिंग का जो चेयरमैन है वो साइन करेगा। कितने दिन के अंदर? 30 डेज़ के अंदर। और इन द इवेंट ऑफ डेथ और इनएबिलिटी ऑफ दैट चेयरमैन within that period by the director duly authorized by the board for the purpose। now और in the event अगर डेथ हो जाती है, in the event of death or so in the event of death or inability of that chairman within that period by the director duly authorized। so यहाँ पे what is being said, so in this case convey a board meeting and authorize one of the remaining director to sign the minutes of AGM where chairman suffered with minor injury and get back within a week time, the chairman should sign the minute। तो अगर एक हफ्ते में वापस आ जाता है तो चेयरमैन ही साइन करेगा। अगर एक हफ्ते में वापस नहीं आता है, एक हफ्ते वापस नहीं आता है, परमानेंटली डिसेबल हो गया, तो कोई और डायरेक्टर मीटिंग में, कोई और डायरेक्टर यहाँ पे मिनट्स को साइन करेगा, ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन दिया है 2017 में। यहाँ पे क्या लिखा है? रॉबर्ट, अ मेंबर ऑफ MLM लिमिटेड, सबमिटेड हिज प्रॉक्सी टू द कंपनी बिफोर द स्केड्यूल टाइम ऑफ द AGM। तो इसने प्रॉक्सी सबमिट कर दिया कंपनी को फॉर द जनरल मीटिंग। द आर्टिकल, अच्छा प्रोविजन ऑफ लॉ क्या बोलता है? प्रॉक्सी कितने दिन पहले सबमिट करना पड़ेगा? 48 आवर्स बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। So the article of the company provides that proxy should be submitted to the company 70 hours before the scheduled time of the meeting। अच्छा, आर्टिकल बोल रहा है 70 आवर्स पहले सबमिट करना है, कंपनी ने क्या बोलता है? 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या बोलता है कि अगर आर्टिकल्स में कुछ और भी लिखा है, 48 आवर्स से ज़्यादा भी लिखा है, तो भी क्या माना जाएगा? 48 आवर्स। यहाँ पे क्या लिखा है? द चेयरमैन ऑफ द कंपनी रिजेक्ट द प्रॉक्सी ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ इन वायलेशन ऑफ द आर्टिकल्स। Now referring to the Provision of Companies Act, examine the validity of chairman decision to reject the proxy। तो क्या चेयरमैन ने अगर प्रॉक्सी को रिजेक्ट किया है तो क्या चेयरमैन का रिजेक्शन वैलिड है? आंसर इज नो। यहाँ पे क्या दिया है? नो इट सेज दैट नो रॉबर्ट, अ मेंबर ऑफ MLM, सबमिटेड हिज प्रॉक्सी टू द कंपनी बिफोर द scheduled टाइम ऑफ द AGM। Now the articles of the company provided that proxy should be submitted to company 70 hours before the scheduled time of the meeting। Now the chairman of the company reject the proxy on the ground that it is in violation of articles। अब यहाँ पे applicable section क्या बोल रहा है? Now applicable section basically says 105 क्या बोलता है? That proxy need to be submitted 48 hours before the meeting। अगर 48 आवर्स में प्रॉक्सी सबमिट नहीं होता है देन दैट इज़ नॉट वैलिड। एंड अगर आर्टिकल्स में 48 आवर्स से ऊपर लिखा है तो भी 48 आवर्स ही प्रिवेल करेगा। तो एज पर सेक्शन 1054 ऑफ द कंपनी दैट
any provision contained in the articles of company which requires or require a longer period than 48 hours before the meeting of the company for depositing with the company or any other person, any instrument appointing proxy, or any other document necessary to provide the validity or otherwise related to the appointment of proxy, in order that the appointment may be effective, as such meeting shall have the effect as if 48 hours had been specified in or required by such provision for such deposit. मतलब सिंपल वर्ड्स में कि अगर 48 आवर्स से ऊपर का टाइम पीरियड दिया भी है तो भी क्या माना जाएगा, कितना टाइम पीरियड चाहिए, 48 आवर्स. यहाँ पे एनी प्रोविजन विच रिक्वायर 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग फॉर डिपॉजिटिंग इंस्ट्रूमेंट प्रॉक्सी शैल हैव द इफेक्ट एज ए 48 आवर्स हैव बीन स्पेसिफाइड. क्लियर. तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा कि चेयरमैन का जो रिजेक्शन है वो वैलिड नहीं है, और अगर उसने 48 आवर्स पहले भेज दिया है तो इट इज़ वैलिड. यहाँ पे क्या लिखा है, देयरफॉर अ चेयरमैन डिसीजन टू रिजेक्ट द प्रॉक्सी इज नॉट वैलिड एंड कंटेंशन ऑफ मेंबर शैल प्रिवेल. प्रोविजन इन द आर्टिकल्स फॉर लॉन्गर पीरियड देन 48 आवर्स इज वॉइड. डन. तो सिंपल वर्ड्स में अगर एजीएम में 48 आवर्स अगर प्रॉक्सी भेजना है तो जनरल मीटिंग के 48 आवर्स पहले प्रॉक्सी मिल जानी चाहिए कंपनी को. अगर आर्टिकल्स में 48 आवर्स से ऊपर का टाइम पीरियड दिया है तो भी क्या प्रिवेल करेगा, 48 आवर्स. क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ कीर्ति लिमिटेड हैज़ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 23 करोड़ and its annual general meeting is scheduled on 27th December 2018. Now Ritik is holding paid up share capital having nominal value of 3 crores and Sonu is holding paid up capital having nominal value of 2.4 crores. Now on 24th December 18, both Ritik and Sonu wanted to issue proxy in favor of Rohit to attend meeting on their behalf. Now Rohit is not the member of the company. Decide on the provision of Companies Act whether both Ritik and Sonu can appoint Rohit as his proxy. अब देखो कंपनी का यहाँ पे टोटल कैपिटल कितना है, टोटल पेड अप कैपिटल कितना है, 23 करोड़. टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, तो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल कितना है कंपनी का, 23 करोड़. यहाँ पे so total paid up share capital is 23 करोड़. क्लियर. इसमें ऋतिक कितना होल्ड कर रहा है, now Ritik holding, so what is Ritik holding, and this is 3 crores, and what is Sonu holding, now this is 2.4 crores. मतलब दोनों की होल्डिंग 10% से ऊपर है. अगर दोनों की होल्डिंग 10% से ऊपर है तो दे 1%, तो यहाँ पे सो इधर ऋतिक और सोनू कैन अपॉइंट रोहित एज प्रॉक्सी, एंड अगर रोहित जिसका प्रॉक्सी बनेगा फिर वो किसी और का प्रॉक्सी नहीं बन सकता, बिकॉज द होल्डर इज होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल. अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, नाउ इट सेज दैट फैक्ट ऑफ द केस, नाउ कीर्ति हैज़ total paid up share capital 23 crores and its annual general meeting is scheduled on 27th December 2018. Now Ritik is holding paid up share capital. Now Ritik is holding paid up share capital
Ritik is holding paid up share capital of 3 crores and Sonu is holding paid up share capital of 2.4 crores. Now, अब यहाँ पे 24 December 18, both Ritik and Sonu wanted to issue proxy in favor of Rohit to attend the meeting. Now Rohit is not the member of the company. अब एक चीज़ समझो, तो यहाँ पे what is being said that section 105 क्या बोलता है कि a person can act as a proxy for maximum 50 members in a particular meeting or for the members holding maximum 10% of paid up share capital. But if a person is being appointed as a proxy by the member holding more than 10% of paid up share capital, then that person cannot become the proxy of any other person. तो यहाँ पे what is being said that section 105 of Companies Act provides that a member who is entitled to attend and vote can appoint another person's proxy to attend and vote at the meeting on his behalf. यहाँ पे किसी और पर्सन के बिहाफ पे मीटिंग आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो. नाउ प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी द मेंबर. तो प्रॉक्सी का मेंबर होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी. अ प्रॉक्सी कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर नॉट एक्सीडिंग 50 and holding in aggregate not more than 10% of the total share capital of the company having voting right. तो एक पर्सन मैक्सिमम 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है जिनके पास मैक्सिमम 10% ऑफ शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट हो सकता है. अब नाउ फर्दर क्या लिखा है, however a member holding अब यहाँ पे अगर कोई मेंबर 10% से ऊपर की कैपिटल होल्ड करता है, यहाँ पे however a member holding more than 10% of the total share capital of the company carrying voting right may appoint a single person's proxy for his entire shareholding and such person shall not act as a proxy for another person. यहाँ पे अगर 10% से ऊपर मेंबर होल्ड कर रहा है तो वो पर्सन अगर उसका प्रॉक्सी बना तो फिर और किसी का प्रॉक्सी नहीं बन सकता. सो व्हाट इज बीइंग सेड दैट नाउ कंक्लूजन क्या बोलता है. नाउ कंक्लूजन सेज दैट इन दिस केस ऋतिक होल्डिंग इन द गिवन केस इज 13%. Now Ritik holding in the given case is 13% and Sonu is 10.4%. मतलब दोनों की होल्डिंग जो है वो 10% से ऊपर ही है. So Ritik holding 13 and Sonu is 10.4. Since the holding of both severally exceed 10% of total share capital company, same person cannot be appointed as proxy for both. He can be appointed as proxy of either of the two. किसी एक का प्रॉक्सी बन सकता है, दोनों का प्रॉक्सी नहीं बन सकता. डन. नाउ दिस इज समथिंग बीइंग गिवन इन दिस पर्टिकुलर केस. तो याद रखना एक पर्सन मैक्सिमम 50% का प्रॉक्सी बन सकता है जिनकी एग्रीगेट होल्डिंग कितनी हो सकती है 10%. बट अगर किसी मेंबर की होल्डिंग 10% से ऊपर है तो फिर दैट पर्सन कैन अपॉइंट अ पर्सन एज प्रॉक्सी और जिसको प्रॉक्सी अपॉइंट किया वो किसी और का प्रॉक्सी के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकता. अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज नाउ एज्यूम योरसेल्फ एज अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस एंड सेक्रेटरी ऑडिटर ऑफ रामा लिमिटेड which is having its annual general meeting scheduled on 17th August 2018 at its registered office in Mumbai. Now on 16th August 18, you have a business meeting fixed at Kochi and return flight to Mumbai in the evening on 16th August 18. अब देखो कंपनी की AGM कब थी 17 अगस्त को, रजिस्टर ऑफिस 16 को आपका एक बिजनेस मीटिंग था और आप शाम को कोचिंग से वापस आ जाते. बट ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन ऑल फ्लाइट डिपार्टिंग को कोचिंग आज डिक्लेयर कैंसल्ड
डिस्कस द ऑल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर टू यू विद रिगार्ड टू एनुअल जनरल मीटिंग। अब अगर आप मीटिंग में नहीं आ पा रहे हो तो आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं? तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नाउ व्हाट इज बीइंग सेड, या तो एंड दिस पर्सन इज अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस एंड सेक्रेटरी ऑडिटर। तो आप अपने बिहाफ पे किसी और को मीटिंग में भेज सकते हो, ऑथराइज पर्सन को। अगर ये मेंबर होता तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से आ जाता, बिकॉज ही इज ए सेक्रेटरी ऑडिटर या स्टैट्यूटरी ऑडिटर, दोनों में से कोई भी होता है तो अपने बिहाफ पे ऑथराइज पर्सन को भेज सकता है। लेकिन जिसको ऑथराइज पर्सन के रूप में भेजेगा, दैट पर्सन ऑल्सो नीड टू, सो जिसको ऑथराइज पर्सन के रूप में भेजा है, दैट पर्सन ऑल्सो नीड टू बी फिट टू बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, नो इट सेज दैट सेक्शन 146 ऑफ कंपनीज एक्ट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑडिटर इन जनरल मीटिंग अनलेस अदरवाइज एग्जम्प्टेड। यहाँ पे सेक्शन 146 क्या बोलता है कि कंपनी की जनरल मीटिंग में ऑडिटर का प्रेजेंट होना कंपलसरी है, अनलेस उसको एग्जम्पशन दिया गया है तो अलग बात है। ईदर हिमसेल्फ, तो या तो मीटिंग में खुद आ सकता है, और थ्रू हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हु शैल ऑल्सो बी क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर and shall have the right to be heard at the meeting on any part of business which concern him as an auditor। तो यहाँ पे it basically says, तो कोई भी ऐसा मैटर जिसमें ऑडिटर्स may have an interest, now उन सब मैटर में they have a right to be heard and ऑडिटर को जनरल मीटिंग में आना पड़ेगा unless otherwise exempted। और वो कैसे आ सकता है? वो खुद भी आ सकता है या तो ऑथराइज पर्सन के थ्रू आ सकता है। और सिमिलरली पैरा 4(3) ऑफ SS2 रिक्वायर्स द सेक्रेटरी ऑडिटर अनलेस एग्जिटेड बाय द कंपनी शैल ईदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अटेंड द जनरल मीटिंग एंड शैल हैव द राइट टू हर्ड एट सच मीटिंग ऑन पार्ट ऑफ बिजनेस विच कंसर्न हिम एज द सेक्रेटरी ऑडिटर। तो SS2 में जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के प्रोविजंस था वही प्रोविजन सेक्रेटरी ऑडिटर के ऊपर भी एप्लीकेबल कर दिया। नाउ द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हु अटेंड द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल ऑल्सो बी क्वालिफाइड टू बी अ सेक्रेटेरियल ऑडिटर। सो जिसको आप सेक्रेटरी ऑडिटर के रूप में अपॉइंट कर रहे हो, जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है जो मीटिंग अटेंड कर रहा है, वो भी सेक्रेटरी ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या बोलता है, सो इन दिस केस प्रोविजन सेक्शन 146 इज एप्लीकेबल एंड ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव मे बी सेंट टू अटेंड द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे अगर कंपनी चाहे तो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है फॉर अटेंडिंग द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। डन। अब देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। Now this question being asked in 2019 for 4 marks. क्या दिया है? Now Prism Limited, which has 50 preference shareholder, called a preference shareholders meeting for amending the terms of the shares. Now, what is further being said that A was the only present preference shareholder who attended the meeting. He, however, held the proxy for all other preference shareholder. He took the chair, conducted the meeting and passed the resolution for amending the terms of the issue of this preference shares, examined the validity of the meeting and the resolution passed। अब एक चीज़ समझो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग थी, कंपनी में 50 प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, तो अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर 50 हैं तो जनरल मीटिंग में कोरम कितना होगा? 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। अब यहाँ पे ए जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है हु अटेंडेड द मीटिंग। अच्छा, उसके पास बाकी सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का ही हैव हेल्ड द प्रॉक्सी, तो क्या प्रॉक्सी को कोरम में काउंट किया जाएगा? आंसर इज नो। तो यहाँ पे सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केस क्या बोलता है? फैक्ट ऑफ द केस इज समथिंग विच इज बीइंग गिवन फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो यहाँ पे प्रिज्म लिमिटेड which has 50 preference shareholder called a preference shareholders meeting for amending the terms of the shares. A was the only preference shareholder
who attended the meeting. So now he, however, held the proxy for all the other preference shareholder. Now he took the chair, conducted the meeting and passed a resolution for amending the terms of issue of share. क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे क्या कोरम प्रेजेंट है. अगर 50 प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं तो कोरम में कितने होने चाहिए? 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट. तो यहाँ पे क्या दिया है दैट एज पर सेक्शन 1031 ऑफ कंपनी 13 अनलेस द आर्टिकल ऑफ कंपनी प्रोवाइड फॉर लार्जर नंबर. अगर आर्टिकल में लार्जर नंबर दिया है तो अलग बात है. नाउ इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो इसमें क्या दिया है? नाउ इट सेज दैट 5 members personally present if the number of members as on the date of meeting is not more than 1000. 15 members personally present if the number of members as on the date of meeting is not more than 1000 but up to 5000, and 30 members personally present if the number of members as on the date of meeting exceed 5000. Now अब देखिए, अब प्राइवेट कंपनी है तो इनके तो प्राइवेट कंपनी 2 members personally present shall be the quorum for the meeting. Quorum for the meeting. अब इसमें what is further being said, it says that the case given in the question corresponds to the decision in Sharp Buffett Devas wherein it was held that the word meeting prima facie means coming together of more than one person. मतलब एक से ज़्यादा पर्सनल मतलब इन पर्सन प्रेजेंट होगा. In the given case only one shareholder was present and it was held that the meeting was invalid, not validly held. Further, in case of East versus Bennett Brothers Limited, it was held that in case of meeting of a particular class of member, if all the shares of that class are held by one person, then that one person shall form a quorum. तो यहाँ पे क्या सिर्फ एक ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर है? नो, कंपनी में 50 प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, आया सिर्फ एक है, तो फिर वहाँ पे कोरम की रिक्वायरमेंट जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वही फुलफिल करना पड़ेगा. नाउ अब यहाँ पे so what conclusion will be drawn? So conclusion says that in this case the applicable quorum will be 5 members, and since all the shares are not held by one person but there are 15 members, no quorum is therefore present. तो यहाँ पे quorum present नहीं है. तो अगर quorum present नहीं है तो जो भी मीटिंग एंड रेजोल्यूशन पास किया है वो वैलिड नहीं है. द मीटिंग एंड द रेजोल्यूशन पास देयर शैल नॉट बी वैलिड, proxy shall not be counted for the purpose of quorum. Done. So this is how the question have to be solved. अब देखो, so now we move to the next question. Now this question being asked in 2019 for 5 marks. Now what is being given in this case? क्या लिखा है? Last AGM of one of the top 100 listed companies was held on 25th May 18 pertaining to financial year 17-18. Now the board of directors of the company is planning to hold this year AGM at a possible later date due to technical issues in finalization of account. Give your suggestion about the date before which the AGM should be held in reference provision of Companies Act. अब इसमें अपने को क्या निकालना है? अपने को यहाँ पे निकालना है लास्ट डेट फॉर होल्डिंग एजीएम. अब देखो, तो यहाँ पे एजीएम का तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19, तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 दो तरीके से एजीएम की लास्ट डेट निकलती है. पहला 6 months from the end of financial year, तो इसका मतलब 30th September 2019.
Second, maximum gap between two AGM is 15 months. तो लास्ट AGM कब हुआ था? 25 मई को. तो यहाँ पे 24, अच्छा मई से मई हुआ 12 मंथ्स, जून, जुलाई, अगस्त. तो 24 अगस्त 2019. अब इन दोनों का विच एवर इज अर्लियर. इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 24 अगस्त 2019. अच्छा, अगर यहाँ पे अगर ROC का एक्सटेंशन लिया जाए तो 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है. अब तो क्या लिखा है यहाँ पे? ROC कैन प्रोवाइड एक्सटेंशन ऑफ टाइम बाय अनदर 3 मंथ्स. तो यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस क्या है? ये तो सेम क्वेश्चन से ही आ जाता है. क्या लिखा है? लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग of one of the top 100 listed companies was held on 25th May pertaining to financial year 17-18. Now the board of directors is planning to hold AGM this year AGM at the possible later date due to technical issues in finalization of account. अब now as per section 96 one of Companies Act, तो हर एक कंपनी को AGM होल्ड करना पड़ता है एक्सेप्ट OPC. तो इसमें क्या लिखा है? That every company other than one person company shall in each year hold in addition to other meeting a general meeting as its annual general meeting and shall specify the meeting as such the notice calling in, and not more than 15 months should elapse between the date of one AGM and that of the next. मतलब मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? मैक्सिमम गैप क्या हो सकता है? इज 15 मंथ्स. other than OPC shall in each of the year hold annual general meeting. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एजीएम का प्रोविज़न क्या है? ये फर्स्ट एजीएम हो जाने चाहिए विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर. सो इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम इट वॉज हेल्ड एट द पीरियड ऑफ 9 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर. एंड अदर केसेज में मतलब सब्सिक्वेंट एजीएम में within 6 months from the closing of the financial year. अब देखो, अब यहाँ पे if the company hold its first AGM as aforesaid, it shall not be necessary for the company to hold any original meeting in the year of its incorporation. तो अगर कंपनी ने फर्स्ट AGM होल्ड किया है तो फिर कंपनी को ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में अलग से कोई AGM करने की ज़रूरत नहीं है. न फर्दर रजिस्ट्रार स्पेशल केस में स्पेशल रीजन में एक्सटेंड द टाइम विद इन विच द AGM शुड बी हेल्ड अदर देन फर्स्ट AGM बाय अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months. मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रार आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम प्रोवाइड कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग AGM एक्सेप्ट इन केस ऑफ फर्स्ट AGM. अब यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल्सो एज पर रेगुलेशन 44 ऑफ SEBI LODR रेगुलेशन, top 100 listed entities by market capitalization determined as on March 31st of every financial year shall hold their AGM within a period of 5 months from the closing of the financial year. इसका मतलब टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज़ को अपनी AGM करना पड़ेगा फाइनेंशियल ख़त्म होने के 5 months के अंदर. इसका मतलब फाइनेंशियल कहाँ क्लोज हो रहा है? मार्च में. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 31 अगस्त तक AGM हो जानी चाहिए. The top 100 listed entities shall provide one-way live webcast with proceeding of AGM. अब यहाँ पे हम लोग जब टॉप 100 listed entity की बात कर रहे हैं तो वी आर कैलकुलेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन. अब देखो तो यहाँ पे व्हाट इज़ द कंक्लूजन बीइंग ड्रॉन? कंक्लूजन क्या आया कि AGM कहाँ तक हो जानी चाहिए? 24 अगस्त 2019 तक. So in this case, for the financial year 18-19, the meeting should ought to be held within earlier of 2 dates given below. So before 31st October, August 2019, within 5 months from the close of financial year, or before 24th lapse of 15 months. So hence AGM should have held before 24th August 2019. अब
However, यहाँ पे अगर ROC चाहे तो आपको एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकता है फॉर द मैक्सिमम पीरियड. कितने पीरियड के लिए? 3 months के लिए. However, according to the third proviso section 96(1), on the application from the company, the registrar may, for special reason, extend the time within which AGM other than first AGM shall be held by a period not exceeding 3 months. तो यहाँ पे ROC can provide extension. Now the company may apply to ROC for extension of AGM, justifying the special reason based on the case. Accordingly, the company will be advised to hold a meeting on or before 24th August 19 or such extended period as permitted by ROC on the application made by the company. यहाँ पे अगर आपको ROC एक्सटेंशन देता है तो मैक्सिमम 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकता है. तो अगर ROC एक्सटेंशन देता है तो एक्सटेंडेड पीरियड में AGM करना पड़ेगा, नहीं तो 24th August 2019 तक कंपनी को AGM करना पड़ेगा. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नाउ दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन 2019 फॉर 4 marks. क्या दिया है? It says that a shareholder appointed X as his proxy for the general meeting of the company. Now the proxy forms was lodged for 50 hours before the meeting. अच्छा, कितने दिन पहले before the meeting proxy form lodge होना चाहिए? 48 hours before the meeting. Now the chairman of the meeting refused to accept the proxy, stating that the proxy should have been lodged at least 70 hours before the beginning of the meeting as the articles of company. अब यहाँ पे अगर AOA में अगर 48 आवर्स से ऊपर का कुछ टाइम बोला गया है तो क्या प्रिवेल करेगा? 48 आवर्स. However, despite chairman refusal, proxy participated in the meeting. Meanwhile, A also rushed to attend the meeting and both A and X voted on a particular resolution of the meeting. On the basis of fact, answer the following. Can X compel the chairman to admit the proxy? क्या X बोल सकता है कि नहीं आपको प्रॉक्सी एक्सेप्ट करना पड़ेगा? आंसर इज येस, बिकॉज चेयरमैन का डिनायल इनवैलिड है. 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग अगर भेज दिया है प्रॉक्सी फॉर्म तो इट इज़ एब्सोल्युटली वैलिड. लेकिन मेंबर और प्रॉक्सी दोनों साथ में वोट नहीं कर सकता, और अगर मेंबर मीटिंग में आया तो प्रॉक्सी बाय डिफ़ॉल्ट कैंसिल हो जाता है. प्रॉक्सी स्टैंड्स टू बी रिवोक्ड. सिंस बोथ A and X हैज वोटेड, द चेयरमैन इनवाइटेड बोथ द वोट. डिस्कस विद द चेयरमैन एक्टेड एज पर द प्रोविजन कंपनीज एक्ट. तो यहाँ पे किसका वोट प्रिवेल करेगा? इट इज़ द मेंबर्स वोट दैट प्रिवेल and not the proxy, because both cannot vote simultaneously. अब देखो यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस में क्या दिया है? Now A shareholder appointed X as his proxy for the general meeting. Now the proxy form were lodged 50 hours before the meeting. Now the chairman of the meeting refused to accept the proxy, stating that the proxy should be lodged at least 70 hours before the beginning of the meeting as per the articles of company. However, despite chairman's refusal, proxy participated in the meeting. Meanwhile, A also rushed to attend the meeting and both A and X voted on a particular resolution of the meeting. अब यहाँ पे what is being said that यहाँ पे proxy जो है, now that proxy form should be lodged to the company at least 48 hours before the meeting. And अगर AOA में कोई भी time period दिया है which is more than 48 hours, still 48 hours shall prevail. यहाँ पे as per section 105(4) of Companies Act, any provision contained in the articles of company which specify requires a longer period than 48 hours before the meeting of the company for depositing with the company or any other person, any instrument appointing a proxy, or any other document necessary to show the validity or otherwise related to the appointment of a proxy, in order that the appointment may be effective at such meeting, shall have an effect as if a period of 48 hours have been specified in or required by such provision for such deposit. तो यहाँ पे so any provision contained in the articles which require 48 hours for depositing instrument appointing proxy shall have the effect as the period of 48 hours have been specified. Now, what is further being said that as per SS2, Secretary General Meeting,
provide that proxies shall be deposited with the company either in person or through post not later than 48 hours before the commencement of the meeting in relation to which they are deposited, and the proxies shall be accepted even on the holiday if the last date by which it could be accepted is a holiday. तो अगर हॉलीडे भी है तो भी उसको एक्सेप्ट किया जाता है. Now any provision in the articles of the company which specify or requires a longer period for proxy than 48 hours before the meeting shall have the effect as the period of 48 hours have been specified or required for such deposit. तो अगर आर्टिकल्स में कोई भी पीरियड ऐसा है जो 48 आवर्स से ऊपर है तो उसको 48 आवर्स ही माना जाएगा. नाउ तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन ये आया कि जो चेयरमैन ने जो डिनायल है वो वैलिड नहीं है. मिस्टर एक्स चेयरमैन को बोल सकता है कि आपको प्रॉक्सी एक्सेप्ट करना पड़ेगा. सो इन दिस केस द आर्टिकल ऑफ कंपनी कैन नॉट प्रिस्क्राइब अ लॉन्गर देन 48 आवर्स फॉर लॉजिंग द प्रॉक्सी फॉर्म एंड सो द रिफ्यूजल ऑफ चेयरमैन इज वॉइड. एक्स कैन कंपेल द चेयरमैन टू एक्सेप्ट द प्रॉक्सी. नाउ अब यहाँ पे what is further being said that अगर प्रॉक्सी अपॉइंट करने के बाद मेंबर खुद मीटिंग अटेंड करता है तो प्रॉक्सी बाय डिफ़ॉल्ट रिवोक हो जाता है. तो यहाँ पे what is being said that if after appointment of proxy the member himself attend the meeting, it shall amounts to automatic revocation of proxy, but once the proxy has voted it cannot be revoked. अगर प्रॉक्सी ने वोट कर दिया है तो वोट कैंसिल नहीं होगा. लेकिन अदरवाइज़ अगर मेंबर और प्रॉक्सी दोनों आ गए हैं सो वहाँ पे प्रॉक्सी स्टैंड्स टू बी रिवोक्ड. नाउ यहाँ पे क्या लिखा है? सिंस ए दैट इज मास्ट मेंबर हिमसेल्फ अटेंडेड द मीटिंग एंड वोटेड रिजोल्यूशन इट विल अमाउंट्स टू रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी. यहाँ पे तो जो वोट मेंबर ने किया है अगर मेंबर मीटिंग अटेंड कर लेता है तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉक्सी रिवोक हो जाता है. दस एनी वोट पुट बाय मिस्टर एक्स दैट इज़ प्रॉक्सी शैल बी इनवैलिड. तो यहाँ पे अगर प्रॉक्सी ने कोई भी वोट कास्ट किया है तो वो इनवैलिड हो जाएगा. चेयरमैन कैन नॉट इनवैलिडेट बोथ द वोट्स. Vote of a shareholder has to be considered and that of proxy should be invalidated. Decision of chairman is void. तो चेयरमैन दोनों के वोट को कैंसिल नहीं कर सकता. जो मेंबर ने वोट किया है वो वैलिड है, जो प्रॉक्सी ने वोट किया है वो वैलिड नहीं है. now what is being said that a group of shareholder consisting 13% of the total paid up share capital of Lala Investment Limited requested the board. ये क्वेश्चन 2019 दिसंबर में आया. क्या लिखा है? ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर होल्डिंग 13% of total paid up share capital of Lala Investment Limited requested the board of directors of the company to convey the extraordinary general meeting by their letter dated 5th October 2019 to discuss the matters set out in the resolution to the company. Now the board of directors did not act on their request until end of October 19. As a practicing company secretary, what would be your suggestion as to the further course of action and the procedure to be followed in this regard? यहाँ पे क्या दिया है कि as a practicing company secretary, now what will be your तो एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी व्हाट इज़ योर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द सेम. अब देखो अब यहाँ पे व्हाट दे आर सेइंग कि यहाँ पे मेंबर ईजीएम की डिमांड कर रहा है. जिनके पास ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर जिनके पास 13% कैपिटल है उन्होंने बोर्ड को रिक्वेस्ट किया टू होल्ड द ईजीएम. नाउ बाय द लेटर डेटेड 5th October 2019. नाउ बोर्ड ने इस पर कुछ नहीं किया until the end of 2019 अक्टूबर 2019 तक. तो यहाँ पे रिक्वेजनिस खुद मीटिंग होल्ड कर सकता है. तो यहाँ पे
Now this is your section 100 subsection 2 and section 100 subsection 4 is something that have to be mentioned here along with rule 17. तो ये कोई केस स्टडी नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है which talks about holding of EGM by the requisionists themselves. अब क्या लिखा है? As per section 100 subsection 2 of Companies Act, the board shall at the requisition made by. Now in the case of company having share capital, company having share capital, company not having share capital, अगर company having share capital है तो वो member जिनके पास 1/10 of share capital with voting right है, they can make requisition. Such number of members who hold on the date of receipt of requisition not less than 1/10 of the paid up share capital of the company as on the date carrying the right to vote. अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो बाय सच नंबर ऑफ मेंबर्स हु हैव ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेशन नॉट लेस देन 1/10 द टोटल वोटिंग पावर ऑफ ऑल द मेंबर्स हैविंग द राइट टू वोट, मतलब जिनके पास वोटिंग राइट है तो 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट या 1/10 ऑफ वोटिंग राइट. नाउ दे कैन कॉल EGM विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड. तो अगर बोर्ड टू डायरेक्टर के पास रिक्वेशन किया गया है तो बोर्ड EGM बुला सकता है. अच्छा, बोर्ड EGM कितने दिन के अंदर बुलाएगा? विद इन 45 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ वैलिड रिक्वेजिशन. अब यहाँ पे क्या लिखा है? एज पर सेक्शन 100 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट द रिक्वेजिशन मेड अंडर सबसेक्शन 2 shall set out the matters for the consideration of which the meeting to be called and shall be signed by the requisitionist and sent to the register of the company. ना यहाँ पे जब कोई रिक्वेशन किया जाएगा तो रिक्वेशन में आप ये भी बताओगे कि किस पर्पस के लिए मीटिंग बुलाया जा रहा है एंड उसको रिक्वेजिनिस्ट साइन करेंगे. नाउ एज पर सेक्शन 100 सबसेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट, इफ द बोर्ड डज नॉट विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ वैलिड रिक्वेजिशन, कंपनी को 21 days के अंदर EGM बुलाने का प्रोसेस चालू करना पड़ेगा और EGM कंडक्ट करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर? 45 days के अंदर. और अगर ऐसा नहीं किया तो रिक्वेजिनिस्ट खुद मीटिंग होल्ड कर सकता है विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ लॉन्चमेंट ऑफ रिक्वेस्ट. तो जब रिक्वेस्ट लॉन्च किया था कंपनी को उसके 3 महीने के अंदर रिक्वेजिनिस्ट खुद मीटिंग होल्ड कर सकता है. एज पर सेक्शन 100 सबसेक्शन 4 कंपनी दैट इफ द बोर्ड डज नॉट विद इन 21 days from the date of receipt of valid requisition in regard to matter, proceed to call a meeting for the consideration of the matter on a date not later than 45 days from the receipt of such requisition. तो कंपनी को, बोर्ड को अगर EGM बुलाना है तो कितने दिन के अंदर बुलाना है? 45 days के अंदर फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ वैलिड रिक्वेजिशन. और नहीं आया 45 days में, कंपनी ने EGM बुलाया नहीं, तो रिक्वेजिनिस्ट खुद मीटिंग होल्ड कर सकता है कितने दिन के अंदर? विद इन 3 months ऑफ लॉन्चमेंट ऑफ रिक्वेस्ट. द मीटिंग मे बी कॉल्ड एंड हेल्ड बाय द रिक्वेजिनिस्ट देमसेल्फ विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेजिशन. नाउ अब यहाँ पे क्या दिया है? नाउ एज पर सेक्शन 100 सबसेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट, a meeting under subsection 4 by the requisitionist shall be called and held in the same manner in which the meeting would have been held by the board. मतलब अगर रिक्वेजिनिस्ट मीटिंग बुलाएगा तो रिक्वेजिनिस्ट मीटिंग उसी तरीके से बुलाएगा जिस तरीके से बोर्ड मीटिंग बुला था. Accordingly the requisitionist member holding more than 10% paid up share capital may proceed to convene and hold the meeting themselves within 3 months from 5th October 19 being the date of requisition. Clear? तो यहाँ पे अगर कंपनी ने 5th अक्टूबर तक, कंपनी ने अक्टूबर एंड तक कुछ नहीं किया, मतलब मीटिंग बुलाने का प्रोसेस चालू नहीं किया, 26 डेज़ हो गया है और 45 डेज मीटिंग होल्ड नहीं किया, तो रिक्वेजिनिस्ट खुद मीटिंग बुला सकता है. अब देखो, अब ये क्वेश्चन सिर्फ 4 मार्क्स का है, तो फिर इसमें ना 4 मार्क्स के लिए फिर ये रूल 17 लिखने की ज़रूरत नहीं है. आंसर को यहाँ पे क्लोज कर देना, 3 months फ्रॉम 5th October 2018. क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब ये क्वेश्चन आया है 2020 में और 5 मार्क्स. क्या लिखा है? Now RST Communication Limited has a total paid up share capital of 6 crores consisting of 6 lakh shares of 100 each. Its AGM had been scheduled for 15 September 2019. On 25th August 2019, two of its members holding 5,500 fully paid up share sent a notice to the company intimating their intention to move a resolution in the forthcoming annual general meeting for removing of director before the expiry of his term and appointing another person as a director in place of director so removed. अब एक चीज़ समझो, अगर कंपनी ऐसे किसी रिजोल्यूशन को अगर मेंबर मूव करना चाहता है तो वहाँ पे मेंबर की होल्डिंग कितनी होनी चाहिए? इट नीड टू बी 1% और 5 lakhs ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल. तो यहाँ पे इज द कंपनी रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन दिस नोटिस एक्सटेंड विद रिस्पेक्ट टू रेलेवेंट प्रोविजन. अब देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले तो फैक्ट ऑफ द केस. अब देखो फैक्ट ऑफ द केस क्या लिखा है? Now RST Communications Limited has a total paid up capital of 6 crores consisting of 6 lakh shares of 100 each. Its AGM had scheduled on 15 September. On 25th August 19, two of its members jointly holding 5,500 fully paid up share sent a notice to the company intimating their intention to move a resolution in the forthcoming AGM for removing director before the expiry of his term and appointing another person. अब देखो, क्या इनके पास 5 लाख का पेडअप नॉमिनल पेडअप शेयर कैपिटल है? आंसर इज यस. तो 5,500 शेयर्स इंटू 100, 5 लाख से ऊपर हो गया. यहाँ पे 1% कैपिटल, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगा देन द मेंबर इज एंटाइटल्ड टू सेंड नोटिस. और अगर ऐसा नोटिस आया तो कंपनी को स्पेशल नोटिस बाकी सारे मेंबर्स को देना पड़ेगा. क्या लिखा है? According to section 115 of Companies Act, read with Rule 23 of Companies Management Administration Rules 14, along with section 169(2) of Companies Act, the special notice with intention to removal of director or to appoint somebody in place of a director so removed is required to be sent by the member to the company not earlier than 3 months but at least 14 days before the date of the meeting. अच्छा, यहाँ पे मीटिंग कब होने वाली थी? 15 सितंबर को, और उसके 14 डेज पहले नोटिस दे दिया गया. एट विच रिजोल्यूशन इज टू बी मूव्ड एक्सक्लूसिव द डेज ऑन विच द नोटिस गिवन एंड द डेट ऑफ मीटिंग. नाउ अब ये स्पेशल नोटिस कब दिया जाएगा? सो अ स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द कंपनी शैल बी साइंड ईदर इंडिविजुअली or collectively by such number of members holding not less than 1% total voting power or holding shares on which the aggregate sum not less than 5 lakh of the paid up on the date of notice. तो क्या यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है? आंसर इज यस. अब now what is being said? So in the instant case, since the two shareholders are jointly holding shares amounting to 5,50,000 shares and has sent a notice 20 days before the date of AGM intimating their intention to remove the director and appointing other person as director in case the director so removed is in compliance with the provision of Rule 23. First of all, ये 20 days पहले भेज दिया है, 5 लाख का कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, तो ये एक प्रॉपर कंप्लायंस है. नाउ तो क्या लिखा है? अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को इमीडिएटली स्पेशल नोटिस कंपनी के बाकी मेंबर्स को देना पड़ेगा. सो कंपनी शैल इमीडिएटली आफ्टर रिसीप्ट ऑफ नोटिस गिव इट्स मेंबर नोटिस ऑफ द रिजोल्यूशन at least 7 days before the date of meeting, exclusive of the days of dispatch of notice and the date of meeting, in same manner as it give notice of general meeting. कंपनी को immediately सारे members को नोटिस देना पड़ेगा. अगर सारे members को नोटिस देना प्रैक्टिकल नहीं है तो उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश भी कर सकते हैं.
क्या लिखा है, where it is not practical to give the notice in the same manner as it give notice of any general meeting, the notice shall be published in English newspaper and in vernacular language in vernacular newspaper, both having wide circulation in the state where the register of company is situated, and such notice shall also be posted on the website of the company. मतलब अगर नोटिस सब मेंबर्स को देना पॉसिबल नहीं है तो नोटिस को न्यूज़ में पब्लिश कर देंगे एंड वेबसाइट पे प्लेस कर दिया जाएगा. अब व्हाट इज़ बीइंग सेड, अच्छा पब्लिकेशन कब होना चाहिए, 7 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग. यहाँ पे द नोटिस शैल बी पब्लिश एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ पब्लिकेशन एंड द डेट ऑफ मीटिंग. Hence, the company is required to act on such notice and follow the procedure with respect to removal of director as prescribed under section 169. तो यहाँ पे कंपनी को नोटिस के हिसाब से सारे मेंबर्स को नोटिस भेजना पड़ेगा एंड देन मेंबर्स डिसाइड करेंगे जनरल मीटिंग में कि ये रिजोल्यूशन पास होगा या नहीं. क्लियर. नाउ व्हाट इज बीइंग सेड that Ratan is a member of Adarsh Club Limited, a company formed for promoting sports and not for profit. मतलब एक सेक्शन 8 कंपनी है. Now for the ensuing extraordinary general meeting to be held on 5th November 19, he appointed his daughter Prerna, not the member of the company, as proxy to attend the meeting as he would be out of station on that date. अब सेक्शन 8 कंपनी में क्या नॉन मेंबर प्रॉक्सी बन सकता है? आंसर इज नो. इन सेक्शन 8 कंपनी ओनली अ मेंबर कैन बी अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी. नाउ अकॉर्डिंगली प्रेरणा डिपॉजिट प्रॉक्सी विद द क्लब ऑन 2nd November 19. द क्लब रिजेक्टेड द प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट. इज द एक्शन ऑफ द क्लब वैलिड? आंसर इज येस. अब देखो तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग गिवन. अब देखो तो यहाँ पे नवरत्ना अ मेंबर ऑफ आदर्श क्लब, अ कंपनी फॉर्म फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट. मतलब सेक्शन 8 कंपनी. नाउ फॉर द एंसुइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन 5th November, ही अपॉइंटेड हिज डॉटर प्रेरणा, नॉट द मेंबर, एज प्रॉक्सी टू अटेंड द मीटिंग as he would be out of station on that date. Accordingly, Prerna deposited the proxy with the club on 2nd November. Now the club rejected the proxy instrument. Now, what is further being said? Now यहाँ पे what is specified that in case section 8 company, देखो normal company में a member need not to be the normal company में a proxy need not to be the member of the company, but in case of section 8 company a proxy need to be the member of the company. तो यहाँ पे what is being said, now what is being said that now according to now इसमें now according to section 105(1) of Companies Act 13, every member of the company who is entitled to attend and vote at the meeting of the company is entitled to appoint another person as proxy. So यहाँ पे is entitled to appoint another person as proxy who may not be the member to attend and vote at the meeting, though a proxy does not have a right to speak at the meeting and shall not entitled to vote except on poll in a meeting. इसका मतलब क्या है? Now what is being said that सेक्शन 8 कंपनी के अलावा बाकी कंपनी में आप किसी पर्सन को मेंबर प्रॉक्सी के रूप में अपॉइंट कर सकते हो एंड द प्रॉक्सी नीड नॉट बी द मेंबर ऑफ द कंपनी. एंड प्रॉक्सी के पास मीटिंग अटेंड कर सकता है बट दे डोंट हैव अ राइट टू स्पीक and they cannot vote except by poll. However, now according to the third proviso of section 105(1) of Companies Act, member of certain class of companies as being specified by central government shall not be entitled to appoint any person
एज प्रॉक्सी, मतलब जो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज हैं, नाउ दैट इज समथिंग इज द एंटिटी जिनको सिर्फ मेंबर को ही प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो। वो कौन सी क्लास ऑफ कंपनी है? सेक्शन 8 कंपनी। So accordingly, in case of companies incorporated under Section 8 of Companies Act, a member of the company is not entitled to appoint any other person as proxy unless such person is also the member of company, as prescribed under Rule 19. Now, so यहाँ पे now conclusion. Now in this case, though the proxy has been deposited, though the proxy has been deposited before the specified time, at least 40 hours before the meeting, Prerna cannot act as proxy as she herself is not the member of the company. Therefore, Adarsh Club Limited has right to reject. मतलब यहाँ पे because वो जो entity है वो एक सेक्शन 8 कंपनी है और प्रेरणा मेंबर नहीं है, तो अगर कंपनी ने उसका प्रॉक्सी रिजेक्ट कर दिया तो इट इज़ एब्सोल्युटली वैलिड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ना ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में फॉर 4 मार्क्स। क्या लिखा है? 25 members of the company holding 11% of paid-up capital made a requisition on 5th December 19 to the board to convey EGM. State the date by which board of director is required to proceed and the date by which EGM should be held. 21 days में बोर्ड को प्रोसीड करना पड़ेगा एंड 45 डेज के अंदर EGM होल्ड करना पड़ेगा। What could be the requisitions do if the board fails to act on the requisition? अगर कंपनी में बोर्ड ने अगर EGM होल्ड नहीं किया तो रिक्वेजनिस खुद डेट ऑफ लॉन्चमेंट से 3 महीने के अंदर EGM कर सकता है। आप देखो तो यहाँ पे what is being said that as per section 102 of Companies Act, the board shall at the requisition made by, now in case of company having share capital, company not having share capital, now such number of member who hold now such number of member who hold on the date of receipt of requisition not less than 1/10 of the paid up capital of the company as on the date carrying the right. Now तो वो मेंबर जिनके पास 1/10 of capital है with voting right, and such number of member who have on the date of receipt of requisition not less than 1/10 the total voting power of all the members. मतलब अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ वोटिंग राइट। ना ये लोग अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो बोर्ड EGM होल्ड कर सकता है। कितने दिन के अंदर? 21 डेज में प्रोसीड करना पड़ेगा बोर्ड को EGM होल्ड करने के लिए एंड 45 डेज के अंदर फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ वैलिड रिक्वेशन EGM होल्ड करना पड़ेगा। नाउ अब यहाँ पे क्या लिखा है? Now as per section 104 of Companies Act, if the board does not within 21 days from the date of receipt of valid requisition in regard to any matter proceed to call the meeting for consideration of the matter on a date not later than 45 days, तो मीटिंग प्रोसीड करने के लिए 21 डेज में चालू करना पड़ेगा प्रोसेस एंड 45 डेज के अंदर मीटिंग हो जाना चाहिए। अगर नहीं किया from the date of receipt of valid requisition, the meeting may be called and held by the requisitioners themselves within 3 months from the date of requisition. So in this case, what is being said that requisition कब भेजा गया है? 5th December 2019 को भेजा गया है। तो वहाँ से what is being said, the requisition has been made by 25 member company holding 11% of total paid up capital on 5th December 19 to the board, thus it is a valid request. Thus the board of directors are required to call EGM within 21 days from the date of receipt of such valid requisition. तो यहाँ पे उनको EGM बुलाने के लिए नोटिस देना पड़ेगा कितने दिन के अंदर? 21 डेज़ के अंदर, मतलब 26 दिसंबर तक
and EGM should be held not later than 45 days from the date of receipt of valid requisition. तो यहाँ पे 5 दिसंबर को नोटिस दिया था, तो वहाँ से 45 डेज़ के अंदर EGM होल्ड करना पड़ेगा. तो दिसंबर में 26 डेज एंड now, so if the board of director does not act upon the request, the requisition may call and convene the extraordinary general meeting on their own within 3 months from the date of requisition, that is by 4th March 2020. Done. So with this, your case studies of general meeting chapter is over.